नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में होना माना जा सकता है। ओके, सो एग्ज़ाम चाहे आपका जब भी हो, आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको अपना जो भी रिवीजन है, प्रैक्टिस है, मिनी मॉक्स हैं, इन सबको कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा ही, लेकिन अगर आपने ये सोचकर ब्रेक लगा दी कि वो तो बाद में होगा और आपने प्रिपरेशन में ब्रेक लगा दी, तो आपका स्कोर गिर सकता है और ये आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आपको जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यूटी में रखना होगा। सो आज का जो सेशन है इसमें आपके ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, सो आपके वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला जो ये क्वेश्चन है, द पुस्तक द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ओके, सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा और जितना भी एचटेट की प्लेलिस्ट में वीडियो है वो सभी आप एक बार देख लीजिए, उन्हें सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, अल्फ्रेड रसेल थ्योरिया, अल्फ्रेड रसेल मालेर, अल्फ्रेड रसेल फ्रांसिस। सो ये काफ़ी आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्षा मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप में से कई स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन है आपके रेन फेडर, फेडरल वेदर, रेन टावर, रेन गेज। सो क्या आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती है? इंडिया में किस प्लेस पर सबसे ज़्यादा जो वर्षा है उसे रिकॉर्ड किया गया है? किस जगह पर, किस स्थान पर वर्षा सबसे ज़्यादा अधिक होती है? ओके, सो हम ये बता देते हैं, वो जगह है आपकी मासिन ग्राम। ओके, मासिन ग्राम जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेन गेज। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इस उपकरण के का जो यूज़ है गति दूरी मापने को किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, किस वर्ष मनाया गया था? 1974 में, 1972 में, 1971 में या फिर 1981 में? सो आपको बताना है कि जो सबसे पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था वो किस ईयर मनाया गया था। पर्यावरण के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारा आसपास का परिवेश होता है जिसमें सजीव और निर्जीव जो हमारे लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, ये शामिल होते हैं। ओके, इसके 2 घटक होते हैं, अजैविक और जैविक। जैविक का अर्थ होता है प्राणी, जैसे जीवित प्राणी जैसे इंसान आदि जंतु। अजैविक में आपकी जो भी निर्जीव वस्तुएं वो आ जाती हैं, जैसे वायु, जल, पहाड़। ओके, सो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1972। 1972 आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1972 में आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जिसमें पहले दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। ओके, फिर 2 साल बाद पहला विश्व पर्यावरण दिवस आपका 1974 में सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो बात कर लेते हैं और आपके कुछ इम्पॉर्टेंट डेज जो आपसे पूछे जाते हैं।
जैसे पहला आपसे पूछा जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 2 फरवरी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस, ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस तो हम सभी जानते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका 8 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस यानी सॉइल डे, ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला हमारा हो जाता है पृथ्वी दिवस, ये भी आप सबको पता होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, सो इस तरीके से हमारे ये सारे जो दिनांक और दिवस हैं ये घोषित किए जाते हैं और हमें ये हर ईयर सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इन्हें, इनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इन्हें संरक्षित करने के लिए। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ 1974 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट किया होगा तो ये क्वेश्चन आपका उनमें आया था। ओके, MCBT किसका लघु रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। मल्टीपल कॉम्बिनेशन बिहेवियरल थेरेपी, मेटल केस बोट टेल, मेडिकल कैनबिस बाइक टूर, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। ओके, सो इसका फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। ओके, 4th वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु में है। ओके, यहाँ पे आपके जो 2500 से अधिक रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वायु क्या होती है। वायु क्या होती है, एक पदार्थ है, एक यौगिक है, एक तत्व है या एक मिश्रण है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मिश्रण। ओके, एक मिश्रण यानी अ मिक्सचर, 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सबसे ज़्यादा मात्रा अगर देखी जाए हवा में तो वो आपकी होती है वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा। ओके, ये जो वायु है उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं से बना होता है। नेक्स्ट आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये सभी आपकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, और हाँ, इस गैस के अलावा वायु में जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, तो ये इसलिए एक मिक्सचर होता है, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन EVS में सहकर्मी मूल्यांकन को परिभाषित करता है। यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थियों के स्वयं के आकलन पर केंद्रित है। यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विद्यार्थियों पर तब ध्यान केंद्रित करता है जब वे दूसरे विद्यार्थियों का आकलन युग्मों में या समूह में करता है। यह आपका 4th ऑप्शन, यह विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। सो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस शिक्षण दृष्टिकोण का पालन नहीं किया जाना चाहिए। पॉइंट आपका यहाँ पर नोट करने वाला है, नहीं पूछा है। ठीक है, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, स्थानीय से वैश्विक या अमूर्त से मूर्त। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूर्त से मूर्त, 4th ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ताजमहल को निम्न प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर आपका ऑक्सीजन। ओके,
यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में उपस्थित होता है, ठीक है। और जब ये जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करता है तब ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। और यही सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एसिड रेन के थ्रू बरसता है और हमारे जो स्मारक हैं इन्हें नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि किसके अत्यधिक प्रयोग के कारण ओजोन स्तर का क्षय होता जा रहा है? उर्वरक, पेट्रोल, रेफ्रिजरेटर या डीजल? क्या होगा करेक्ट आंसर? बात करें ओजोन लेयर की, तो इसे अगर ओजोन की तो ओजोन का आपका सिंबल होता है O3, ओके। ये आपकी जो समताप मंडल होता है उसमें आपका ये क्षेत्र पाया जाता है। ये हमें जो सूर्य से डायरेक्ट हमें यूवी रे, पराबैंगनी किरणें या यूवी रेज आपकी निकलती हैं तो वो हम तक डायरेक्ट आने पर ये रोक लेती है, हम तक ये डायरेक्ट रेज नहीं पहुंच पाती हैं। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट पहुंचेंगी तो हमें स्किन रिलेटेड कई सारे इशू सभी को हो सकते हैं। इसलिए ये लेयर, ये ओजोन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका नुकसान आपका हो रहा है रेफ्रिजरेटर के थ्रू। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से जो गैस आपकी होती है वो आपको ओजोन को वो हार्म पहुंचा रही है, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओजोन डे ये आपका कब, किस डेट को सेलिब्रेट होता है? हम लोग ओजोन दिवस कब मनाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन अपना ये है कि निम्नलिखित में से क्या जंगल से प्राप्त लकड़ी से तैयार नहीं होता है? कागज़, थर्माकोल, माचिस की तीलियाँ, तहदार लकड़ी? सो यहाँ पर सबसे सिंपल आंसर आपका हो जाएगा थर्माकोल। थर्माकोल आपका लकड़ी से तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है? ओके, घास का मैदान, वन, टुंड्रा या ऑल? सो यहाँ पर जो उपरोक्त सभी है ना, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे खाद्य श्रृंखला का उत्पादक माना जाता है? यानी फूड चेन जो हमारी होती है उसका उत्पादक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके विषम पोषणज, स्वपोषक, केमोट्रोफ या इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर जो स्वपोषक है यानी ऑटोट्रोफ्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्वस्थानीय संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पवित्र उपवन या वनस्पति उद्यान? सो अगर आपने बायोस्फीयर पढ़ा होगा तो ये आपका उसमें टॉपिक आता है। शामिल नहीं पूछा है इसमें, तो आपका जो वनस्पति उद्यान है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जैव विविधता जो संरक्षण है 2 विधियों से किया जाता है, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण विधि नहीं है? कीटनाशक, भूक्षरण की जांच, जैविक खाद या फसल चक्र? तो जो कीटनाशक है सिंपल आपका यही आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा मृदा को संरक्षण जैसा कुछ भी नहीं, इवन ये सॉइल को नुकसान पहुंचाता है। जितनी भी हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो जो खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, ओके, खाद वगैरह, उनसे हमारी सॉइल को नुकसान पहुंचता है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? मिट्टी, शैवाल, प्लास्टिक, वर्षा? प्लास्टिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई सोचने जैसी बात ही नहीं थी। ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, सो क्वेश्चन नंबर 16 है, आधार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या जैव अपघटक? ओके, सो यहाँ पर
कौन किसका भोजन बनता है यह दर्शाना ये जीवों की सूची में ये आहार श्रृंखला आपका कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? पिंडली की हड्डी, फीमर, बहिर्जंगिका या प्रगंडिका। ओके, सो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है यानी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी आपकी कौन सी होती है? सो ये आपकी होती है फीमर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण और उसके स्रोतों को किस अधिनियम के तहत संबोधित किया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बताना है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम आपका 2000, ओके, या आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण और उसके सोर्स को किस अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किया गया था। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भूकंप केवल डैश में ही आ सकता है? प्रातःकाल, मध्य रात्रि, दोपहर या फिर उपयुक्त सभी। सो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका सरप्राइज़ देता है, ये किसी को भी बताकर नहीं आता है, इसलिए ऑल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अजमोद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। सो यहाँ पर आपका बताना होगा अजमोद। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अजमोद को क्या कहते हैं। अजमोद आपका होता है पार्सले। ओके, पार्सले आपको बताना है पार्सले में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ओके, ग्रीन लीफ वेजिटेबल हो गई, स्पिनच, टर्निप, ग्रीन्स, स्विस चार्ड, मस्टर्ड ग्रीन, पार्सले, ग्रीन लीफ, लेट्यूस, इन सभी में आपका विटामिन के होता है। विटामिन ए की बात करें तो इसके सोर्स आपके होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, मीट। ओके, नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं आपके विटामिन सी की। तो जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आपका लेमन, ऑरेंज। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस फाइबर को सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है? कपास, जूट, ऊन या फिर रेशम। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा रेशम, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, रेशम के धागे आपके कपड़े के उपयोग में, कपड़ा बनाने के उपयोग में लिए जाते हैं और रेशम प्रकृति में जाना जाने वाला यह आपका सबसे मजबूत रेशा यानी फाइबर होता है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सो कालीन निर्माण उद्योग आपका कहाँ पर होता है? गाज़ियाबाद, मिर्ज़ापुर, जौनपुर या फिर झांसी। सो अगर आपको लगता है कि यह आपका सरल क्वेश्चन है तो जी हाँ, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर मिर्ज़ापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर। ओके, मिर्ज़ापुर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कालीन और पीतल के बर्तन के जो उद्योग हैं ये उनके लिए प्रसिद्ध है। बात करें गाज़ियाबाद की तो इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से रेल वैगन, सैन्य समाधान, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इनके लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट है जौनपुर, तो ये एक पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, गोमती और साई नदी यहाँ की प्रमुख नदी हैं। बात करें अगर झांसी की तो झांसी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित एक
जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टेपियोका उगाया जाता है? तो टेपियोका आपका किस राज्य में उगाया जाता है आपको बताना है। मेघालय, पंजाब, असम या फिर केरला। सो राइस, कोकोनट, पेपर, कैश्यू नट और आपका टेपियोका, ये सभी केरला के फूड हैं। ओके, क्रॉप्स हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि हरियाणा के कितने ज़िले जींद ज़िले को छूते हैं? यानी जींद ज़िले से लगते हुए आपको उनके नाम बताने हैं। नौ, 8, 7, 6। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। 7 के नाम हम लोग जान लेते हैं। सो सातों जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम हैं आपके फ़तेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, नेक्स्ट आपका करनाल और कैथल। ये सातों आपके जींद जिला जो है उससे बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है 7। अगला है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने के लिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है? सिलिकॉन, प्लैटिनम, गैलियम या जर्मेनियम। सो सौर सेल बनाने के लिए उपयोग नहीं होगा आपका प्लैटिनम। सो अगर आप रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल पर अवेलेबल रेलवे एनटीपीसी की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। उसमें आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट शेयर किए गए हैं। ओके, सो उन्हें देख लीजिएगा। सो प्लैटिनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत नहीं है? ज्वारीय शक्ति, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, कोयला ऊर्जा डैश का सोर्स है, स्रोत है। तो कोयला ऊर्जा किसका ये सोर्स है? तो ये आपका पारंपरिक सोर्स है। ओके, 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? ओके, तापमान यानी टेम्परेचर का आपका यूनिट बताना है। एसआई यूनिट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और जूल, इनमें से कौन सा है? तो तापमान को आमतौर पर हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं। ओके, और मुख्य रूप से आपके सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को तापमान के पैमानों के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो है आपकी केल्विन। ओके, जिसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का वायु में अधिकतम प्रतिशत है? अधिकतम प्रतिशत आपका बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का। ओके, सो बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये आपकी है 0.036%। ओके, ऑक्सीजन की बात करें तो ये 20.9% है। हाइड्रोजन आपकी है 0.00005%। ओके, और नाइट्रोजन ऑप्शन को अगर देखें तो ये आपकी है 78.084%। सो क्लियरली आपका पता चल गया कि नाइट्रोजन आपसे सबसे ज़्यादा आपकी अधिक प्रतिशत में मौजूद है वायु में। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैडमियम विषाक्तता से होता है? कैडमियम
विषाक्तता से होता है? योकाइची अस्थमा, इटाई टाई रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर न्यूमोकोनियोसिस? विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपसे एक जो रोग होता है किसी न किसी रिलेटेड से तो वो पूछा ही जाता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसका करेक्ट आंसर तो होता है इटाई इटाई। सो ये आपका रोग होना कैडमियम के कारण होता है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें योकाइची अस्थमा, तो इसमें आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट होता है, इसके थ्रू ये होता है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट की विषाक्तता के कारण होता है। न्यूमोकोनियोसिस के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें आपके नॉर्मली जो लंग्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ये जो रोग है ये कोयले की जो धूल होती है, कोल डस्ट, उसके कारण होता है। ठीक है, सो इस सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम्स को ये भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स को कोशिका की रसोई कहा जाता है, आत्मघाती बैग कहा जाता है या प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। ओके, आत्मघाती बैग। इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को हम ये कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कोशिका की रसोई, तो किचन ऑफ द सेल जो है वो हम लोग कहते हैं प्लास्टिड्स को, प्लास्टिड्स। ओके, अगला है प्रोटीन कारखाना यानी प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं वो है आपका राइबोसोम्स। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपका लाइसोसोम्स को पूछ लिया यह भी कहा जाता है, उसी तरह आपका कहेंगे राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है। सो आपको सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये सभी हो गई ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। सो जैसा कि हम सभी अपने जो दिवस हैं उन्हें मनाते हैं, उनकी भूमिका, उनकी प्रमुखता को याद रखने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है इसको समझने के लिए हम उन्हें इम्पोर्टेंस देने के लिए, संरक्षित करने के लिए मनाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 जून। 8 जून ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे ईवीएस से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।